Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. जैसे कि आप सबको पता है कि मंडे को हमारा क्या आ गया है, बजट आ गया. ठीक है, मंडे को बजट आया है जो कि हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो जिसने भी बजट नहीं देखा है अभी तक वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कर सकता है. बजट की 2 वीडियोस डली हुई हैं. आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और अपने सारे टॉपिक को, बजट से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो. तो चलिए बात करते हैं अब हम अपनी स्टडी की. तो आज का हमारा टॉपिक है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को. मांग फलन उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध है. मांग फलन क्या होता है? उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग और इसकी कीमत के बीच का संबंध है. जैसे कि कोई भी उपभोक्ता है, उसकी वस्तु के लिए क्या मांग है उसकी, यानी वो कितनी वस्तु चाहता है, कितनी वस्तु की मांग करता है वो, और उसकी कीमत यानी वस्तु की कीमत क्या है. अब ये वस्तु की कीमत और वस्तु की वो कितनी मांग करता है, इन दोनों के संबंध को मांग फलन कहते हैं. जब अन्य वस्तुएं दी हुई हों, किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं. अब देखिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग और कीमत के बीच संबंध यानी कि मांग फलन का ही अध्ययन करें. इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध का अध्ययन कर सकते हैं. यानी उस वस्तु की कीमत क्या होगी और उस वस्तु की मांग क्या होगी, इसके बीच का हम अध्ययन कर सकते हैं. हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग क्या है उसका और उसकी आय कितनी है, इस चीज का अध्ययन भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट. आगे देखिए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर. जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है. किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो आय होती है, यानी उपभोक्ता के पास जो पैसे होते हैं, वो या तो देखो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकती है. ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता की आय या तो प्लस होगी या माइनस होगी. ठीक है, और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करती है. यह किस पर डिपेंड करती है कि वस्तु कैसी है. जैसी वस्तु होगी उसी अनुसार उसकी मांग घटेगी और बढ़ेगी. अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है. वो अधिकतर वस्तुएं जिनका चयन क्या करता है, उपभोक्ता करता है, उनकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है. क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का चयन करेगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा तो उनकी मात्रा में वृद्धि भी होगी. जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है. जब एक पॉइंट पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है और वस्तु की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी. जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है, ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं. ठीक है, ऐसी वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं. यानी क्या होगा, जब उपभोक्ता की आय कैसी होगी, उपभोक्ता की आय में होगी वृद्धि. ठीक है, और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मात्रा में क्या आ जाएगी, वस्तु की मात्रा में कमी आ जाएगी. तो ऐसी उपभोक्ता की आय में कमी आती है, उस कारण से इसे क्या कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं. देखिए, हमारी इजी लैंग्वेज में हम सामान्य वस्तुएं किसे कह सकते हैं. सामान्य वस्तुएं हम अपनी इजी लैंग्वेज में उसे कह सकते हैं जिसे हम डेली यूज़ करते हैं. जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. हम एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि देखिए, गेहूं का जो आटा होता है, ठीक है, गेहूं का जो आटा होता है उसको हम डेली यूज़ करते हैं क्योंकि हमको डेली खाना खाना होता है और खाना खाने के लिए हम रोज़ क्या बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं. ठीक है, तो गेहूं के आटे से बनी रोटी को हम डेली यूज़ करते हैं. अब क्या होगा, अब निम्न स्तरीय वस्तुएं अगर हम देखें तो क्या हो सकती हैं. निम्न स्तरीय वस्तु हम ऐसी वस्तुओं को कह सकते हैं जिनका हम कभी कभी यूज़ करते हैं. जैसे हम कभी कभी मक्के के आटे की रोटी भी खा लेते हैं. ठीक है, या फिर हम बाजरे के आटे की रोटियां भी खा लेते हैं. ठीक है, तो वैसे ही सामान्य वस्तुएं वो होंगी हमारी जिनको हम डेली यूज़ करते हैं और निम्न स्तरीय वस्तुएं वो होंगी जिनको हम कभी कभी यूज़ करना जरूरी समझते हैं. तो देखिए, यहाँ पे हमारी सामान्य वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो और वस्तु की मात्रा में कमी आ जाए. जब उपभोक्ता के पास पैसे तो हो लेकिन उसकी वस्तु की जो मात्रा होगी उसमें कमी आ जाएगी. जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी. तो ऐसी वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं.
आगे देखिए, अतः एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उस दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय होती है। सामान्य वस्तु के लिए एक उपभोक्ता की जो मतलब मांग होती है वो उस दिशा में कार्य करती है जिस गति में उपभोक्ता की क्या होती है, आय होती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सामान्य वस्तुएं अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। देखिए, अब कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनकी जो आय होती है ना उपभोक्ता की, वो विपरीत दिशा में चली जाती है, और ऐसी वस्तुओं को हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। जैसे अभी हमने इजी लैंग्वेज में समझा कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम कभी कभी यूज करते हैं उनको हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लिया, जैसे मक्के का आटा, जैसे हम कभी कभी उसकी रोटियां बनाते हैं, लेकिन हम डेली तो गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है। देखिए, उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी निम्न स्तरीय वस्तु के लिए, वैसे ही उपभोक्ता की आय क्या होगी, घटती जाएगी। और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज, ठीक है, जिनका हम कभी कभी यूज करते हैं। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए। जैसे कि आप देखिए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वह क्या होगा, चीजों की मात्रा कैसी होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है काय का, सबसे ज्यादा होता है सामान्य वस्तुओं का। ठीक है, और ये सब क्या होती है, आय पर डिपेंड करती हैं। अब देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति है वो 5 स्टार होटल में खाना खाता है, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जो सिटी से बिलोंग करता है, यानी वो सिटी में रहता है, और सिटी में रहने वाला कौन सा व्यक्ति है, वो जो अमीर है। ठीक है, यानी कि वो रिच है। हम सिटी में रहने वाले गरीब की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति काफ़ी रिच है और वो सिटी में रहता है। ठीक है, और वह व्यक्ति क्या करता है, 5 स्टार होटल में खाना खाता है। ठीक है, अब वो डेली 5 स्टार होटल में खाना खाता है। अब वो कभी क्या करेगा, वो व्यक्ति कभी जो रोड पर ठेले वगैरह लगे रहते हैं ना, उनसे चीज़ें खा लेता है, कोई भी चीज़ खा लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए ये निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो डेली 5 स्टार में खाना खाता है, लेकिन एक दिन, यानी एक दिन या कभी कभी उसने ठेले का खाना खा लिया, तो ये उसके लिए निम्न स्तरीय वस्तु होगी। अब अगर हम इसके विपरीत अगर हम होगा तो उसके लिए ये वस्तु कैसी हो जाएगी, निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी। यानी निम्न स्तरीय वस्तु किस पर डिपेंड करती है, व्यक्ति की आय पर। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके लिए क्या होगा, जिसकी मांग कैसी होगी, उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में हो सकती है। ठीक है, ऐसी वस्तु को निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। आई होप कि आप निम्न स्तरीय वस्तु को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो किसी उपभोक्ता के लिए सामान्य हो सकती हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो उसके लिए तो कुछ भी सामान्य हो सकता है, तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती हैं। लेकिन अन्य स्तर पर वे कैसी हो सकती हैं, निम्न स्तरीय हो सकती हैं। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है, जैसे ही वह बेहद गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ को खरीदना प्रारंभ कर देता है। क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे उपभोक्ता की आय क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वो जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को लेने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेगा, अच्छी चीज़ों का उपभोग करेगा, अच्छी वस्तुएं लेगा, तो उसकी आय कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं हो पाएगी, है ना। तो आगे देखिए, हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अब थोड़ा। उपभोक्ता की क्रय शक्ति आय में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता की वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित करती है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वो उपभोक्ता की वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब जैसे आय प्रभाव क्या है, हमारा जो व्यक्ति की आय है, और प्रतिस्थापन प्रभाव यानी वो किस तरह से उसको खर्च कर रहा है। ऐसे वस्तुओं की मांग सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कीमतों से संबद्ध हो सकती है, जो कि इन दो विपरीत प्रभावों वाली शक्तियों से संबंधित हैं। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव
प्रभाव से अधिक है। जब प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक होगा तो इस दिशा में वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत विपरीत रूप से संबद्ध होंगे। यदि, अब देखिए आगे, यदि आय प्रभाव ज्यादा प्रभावकारी है, जब व्यक्ति की आय ज्यादा होगी प्रतिस्थापन प्रभाव से, तो वस्तु की मांग की कीमत सकारात्मक रूप से संबद्ध होगी और इस तरह की वस्तु को गिफिन वस्तु कहा जाता है। तो गिफिन वस्तु किसे कहा जाता है? ऐसी वस्तु जब क्या होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव कम होगा और आय प्रभाव ज़्यादा होगा। और ये किस कंडीशन में होगा? एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति सोचने लगता है कि अब मुझे ना अपनी जो आय है उसको सेव करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, उस पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उस समय व्यक्ति क्या करता है? अपनी आय को बचाने लगता है, यानी पैसों को बचाने लगता है। और पैसे बचाता है तो है, लेकिन वो उनका ना वेस्ट भी नहीं करता है, इधर उधर उन्हें इन्वेस्ट नहीं करता, यानी कहीं भी कोई महंगी चीज़ें नहीं लेता है। भले ही उसकी आय सेव हो रही है लेकिन वो उस पैसे को बर्बाद भी नहीं करता है और चीज़ों को कम से कम वस्तुएं खरीदता है और पैसे को सेव करता है। तो इस तरह की कुछ जो वस्तु होती है उनको क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु कहा जाता है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हमारा टॉपिक है स्थापन्य तथा पूरक। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक छोटे छोटे हैं। जब बड़ा टॉपिक होता है तो हम एक ही टॉपिक को लेंगे, क्योंकि हमको धीरे धीरे पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छे से समझते जाना है, ताकि हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो और हम बहुत अच्छे से समझ भी जाएं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्थापन्य तथा पूरक। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम टॉपिक को जान लें कि वो क्या है, स्थापन्य क्या होता है और पूरक क्या होता है। देखिए, स्थापन्य का मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को चेंज कर देना, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को ले लेना। और पूरक का मतलब होता है उसके साथ, यानी कि कोई भी वस्तु साथ, जैसे कि जूते मोजे है ना, चाय और चीनी, ये साथ ही रहती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस टॉपिक को। हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबद्ध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम उपभोक्ता के द्वारा जो चुनी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा होती है और उसके बीच जो संबद्ध वस्तु की कीमत के बीच के संबंध में भी अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा का जिसका चयन उपभोक्ता करता है, एक ऐसी वस्तु की मात्रा जिसका चयन कौन करेगा? उपभोक्ता करता है। किसी संबद्ध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना एक निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थापन हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, किसी संबद्ध वस्तु की मूल्य में वृद्धि, कोई भी वस्तु होगी जो संबद्ध होगी उसके मूल्य में, यानी उसकी कीमत में जो वृद्धि होगी वो बढ़ सकती है अथवा घट भी सकती है। और ऐसा होना कब डिपेंड करता है? किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जब दोनों वस्तुएं या तो स्थापन होंगी या एक दूसरे के पूरक होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट्स बनाते चलिए, जो पॉइंट हाईलाइट हैं उनको अलग से लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हाईलाइट पॉइंट मैंने करे हुए हैं वही इम्पॉर्टेंट है। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, चाय तथा चीनी, जूते तथा जुराब, जुराब का मतलब मोजे हो सकता है, कलम तथा स्याही आदि, जो साथ साथ होते हैं। ठीक है, जैसे चाय और चीनी साथ लेते हैं हम, कलम तथा स्याही साथ लेते हैं, जूते तथा मोजे साथ लेते हैं। एक के बिना एक का काम नहीं चलता है, या एक के बिना एक किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी। देखिए, दोनों में से दोनों चीजें साथ में उपयोग में लाई जाती हैं। अब संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट संभवतः चाय की मांग बढ़ाएगी। ठीक है, जब चीनी की कीमत में वृद्धि होगी तो चाय की जो कीमत होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और जब चीनी की कीमत में गिरावट आएगी तो चाय की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। अब क्या होगा? जो वस्तु होगी उसकी जो पूरक वस्तु होगी उसकी कीमत उसके विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, जैसे अगर चीनी की कीमत, जैसे हम मान लो 20 है, ठीक है 20 है,
तो चाय की कीमत कितनी होगी? 50 होगी। अगर चीनी की कीमत 50 होती है तो चाय की कीमत कहीं ना कहीं 30 होगी, ठीक है। यानी दोनों के बैलेंस को बनाने के लिए उनकी कीमतों को बांट दिया जाता है। अब आगे देखिए, पूरक के विपरीत। अब हम बात करते हैं पूरक के विपरीत। चाय व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपयोग नहीं होता। चाय और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपयोग नहीं होता है। यहाँ बात हो रही है स्थापन्न वस्तु की। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थापन्न होती हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्योंकि चाय कॉफ़ी का स्थापन है, क्योंकि चाय क्या है, कॉफ़ी का क्या है, स्थापन है। अतः यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं। जब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी, मान लीजिए जब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता किसकी ओर चले जाएंगे? चाय की ओर। और इस प्रकार अगर चाय की कीमत यानी चाय उपभोग संभवतः अधिक हो सकती है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपयोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थापन वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। तो चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं चाय और कॉफ़ी की। तो चलिए यहाँ पर कौन कौन चाय लवर है, कौन कौन है चाय लवर, बताएगा कोई? चलिए ठीक है, बात करते हैं हम चाय और कॉफ़ी के एग्जाम्पल की। चाय लवर तो बहुत सारे होंगे और कॉफ़ी लवर भी हो सकते हैं, वैसे ज़्यादातर चाय लवर होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। तो यहाँ पर क्या होगा, जब क्या होगा, चाय की कीमत, ठीक है, कम होगी, यानी चाय की कीमत 20 है और कॉफ़ी की कीमत अगर 30 है तो उपभोक्ता की आय जो रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। किसी उपभोक्ता की अगर आय ज़्यादा नहीं होती है तो वो किसकी ओर चला जाएगा? चाय की ओर। यानी वो क्या सोचेगा कि मैं चाय ही ले लूँ, ठीक है। और अगर क्या होगा इसके विपरीत, जब क्या होगा कि चाय की जो कीमत है, ठीक है, अगर चाय की कीमत कैसी होगी, चाय की कीमत 30 है और कॉफ़ी की कीमत 20 है, तो उपभोक्ता क्या सोचेगा? मैं कॉफ़ी ले लूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, अब देखिए जो चाय लवर है ना वो तो बोलेंगे चाय 30 की आए या 40 की आए, हमें तो चाय ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चाय लवर है। पर हम यहाँ चाय लवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की यानी आय कम होगी, यानी जिसकी कीमत कम होगी और व्यक्ति की आय भी कम है, तो वो किस चीज़ को लेगा? किसी एक को ले लेगा जिनकी आय, जिसकी कीमत क्या होगी? कम होगी, ठीक है। यानी चाय और कॉफ़ी में से वो किसी एक को चूज कर सकता है, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के स्थापन होते हैं, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी में से किसी एक को वो ले लेगा जिसमें उसे लगेगा कि मैं चाय खरीद सकता हूँ, मेरी आय इतनी है, तो वो चाय ले लेगा। और किसी को लगता है कि मेरी आय अच्छी है, मैं कॉफ़ी ले सकता हूँ, तो वो कॉफ़ी ले लेगा, ठीक है। और लेकिन पूरक में क्या होगा? पूरक में ऐसा नहीं हो सकता है। चाय और चीनी की अगर बात करें तो चाय ही लेगा कोई व्यक्ति। क्यों लेगा चाय? क्योंकि चाय अगर वो लेगा तो देखिए उसका काम चीनी के बिना भी नहीं चलना, चाय अकेले थोड़ी ना पी लेगा। चाय से बात यहाँ पर चाय पत्ती से है, ठीक है। और चीनी अगर वो लेता है तो चीनी से भी उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना चाय पत्ती के उसकी चाय नहीं बनेगी। तो यहाँ पर दोनों वस्तुएं लेनी पड़ेंगी और यहाँ पर किसी एक का चूज व्यक्ति कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो आई होप कि आप पूरक वस्तुएं और स्थापन वस्तुएं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। और जो सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं वो भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, मॉर्निंग है, चाय पीते पीते आपने टॉपिकों को समझ लिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड इसके आगे मांग वक्र में शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा बाजार मांग, इसको हम कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू कल की क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए और किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत। और अब बजट आ गया, मैंने आपको बताया था, तो आप बजट को देख सकते हैं, अपने नोट्स बजट से बना लीजिए, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए तो बजट एक मतलब ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसका कोई वर्ड नहीं है बजट के लिए कि कितना ज़रूरी है। बजट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बजट को देख लीजिए, मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, बिल्कुल बजट को देखिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।